क्या अमेरिका को नाटो के इनकार ने मचा दिया है हाहाकार? नाराज ट्रंप अब यूरोप को अकेला छोड़ने का मन बना रहे हैं। और क्या भारत इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन में शामिल करने जा रहा है? आज की रिपोर्ट में हम इसी में बात करेंगे। और इधर बदलती राजनीति में क्या आम आदमी पार्टी के भीतर भी कुछ नया बदल रहा है? राघव चड्ढा को पद से हटाना क्या कोई बड़ा संकेत है या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी का ही बदलाव है? आखिर पार्टी के अंदर कौन सी रणनीति चल रही है, आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और पश्चिम बंगाल में चुनाव अब सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं रह गया। सड़कों पर उतर चुके कार्यकर्ता का आपसी टकराव लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सियासी टकराव चुनाव उत्सव नहीं बल्कि पावर दिखाने की सीधी भिड़ंत है। बंगाल में गर्म होते माहौल पर बात करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर से कि राजनीति जो 360 डिग्री से घूम चुकी है। दशकों से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करता आया है। अमेरिकी सेना, उनके खुफिया नेटवर्क और अत्याधुनिक हथियार यूरोप की कई लेयर वाली सुरक्षा की रीढ़ बने रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका यानी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना नाटो छोड़ दे तो इसका असर क्या होगा? पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में साफ कह दिया कि वो नाटो से अलग होने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें नाटो कभी भी पसंद नहीं आया और वो इसे सिर्फ कागजी शेर मानते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि यूरोप के लिए एक चेतावनी भी है। अगर ट्रंप इस रास्ते पर चलते हैं तो यूरोप की सुरक्षा अस्थिर हो जाएगी। अब यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और यही मौका है जिसे भारत हथिया सकता है, रणनीतिक रूप से इसे भुना सकता है। इस साल भारत और यूरोपीय देशों के बीच ऐतिहासिक रक्षा और सुरक्षा समझौता भी हुआ है। तो ये समझौता सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है बल्कि गहरे औद्योगिक सहयोग की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, एक बड़ी पहल है। इसमें सह विकास, सह उत्पादन और सप्लाई चेन का एकीकरण भी शामिल है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर बताया है, यानी यूरोप अमेरिकी सुरक्षा के बिना नए भरोसेमंद साझेदार को खोजेगा। भारत उसी समय अपने उद्योग और तकनीक के साथ सामने खड़ा होगा। ये मौका बेहद दुर्लभ होगा और बहुत ही मौके का मौका कहना चाहिए इसे। इतिहास में भारत और यूरोप के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। अब फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ने भारत को एडवांस सिस्टम और प्लेटफॉर्म दिए हैं। लेकिन अब समीकरण बदल रहा है। भारतीय निर्यात व्यवस्था, खासकर गोला बारूद और विस्फोटक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस समय भारत सिर्फ ग्राहक नहीं है बल्कि वैश्विक रक्षा निर्माण में साझेदार भी बनना चाहता है। यूरोप के लिए भारत अपने गोला बारूद भंडार और तकनीकी क्षमता में भरोसेमंद योगदान देने वाला साझेदार बन सकता है। पिछले एक दशक की बात करें तो भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यूरोप के बाजार, पूंजी और तकनीक तक पहुंच से भारतीय कंपनियां सिर्फ पुर्जे बनाने वाली से सिस्टम इंटीग्रेटर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ चुकी हैं। अगर अमेरिका सच में नाटो से बाहर निकलता है तो ये शीत युद्ध के बाद से वैश्विक सुरक्षा ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव होगा। यूरोप के लिए ये भूकंप जैसा असर होगा, लेकिन भारत के लिए सुनहरा मौका, एक रणनीतिक मोड़। इस समय भारत को बस अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है और तकनीक को मजबूत करना है ताकि वो इस दुर्लभ मौके को भुनाकर खुद को वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बना सके। तो सवाल यही है कि क्या भारत सिर्फ मौके का फायदा उठाएगा या वर्ल्ड मैप में खुद को बदल देने वाली एक खिलाड़ी साबित होगा? जवाब आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। और इधर राघव चड्ढा संसद में अपनी बातों से लोगों को लुभा ही रहे थे कि एक फरमान आ गया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। इस फैसले की जानकारी पार्टी ने राज्यसभा को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर दे दी है। राघव चड्ढा अब भी राज्यसभा सांसद के तौर पर सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन उनका पद कम किया जाना कई सवाल भी खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है? ये आने वाले दिनों में समझ में आएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राघव चड्ढा के बीच दूरी की खबरें आ रही थी, मनमुटाव की खबरें आ रही थी, विचारों में असहमति की खबरें आ रही थी।
खासतौर पर जब दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बरी होने के बाद राघव चड्ढा की चुप्पी इसने अटकलों को जन्म दिया, तो उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, कहीं कोई बाइट देखने को नहीं मिली। ऐसे में उनका पद बदला जाना एक अहम संकेत माना जा रहा है। हालांकि राघव चड्ढा लगातार संसद में सक्रिय रहे हैं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे, इसलिए आम लोगों के दिलों में भी उन्होंने जगह बनाई है इस बीच। और हाल ही में उन्होंने पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की जो मांग उठाई थी, उससे लोगों के दिलों में उनकी जगह बनी। उनका कहना है कि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं बल्कि दोनों अभिभावकों की होती है। उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का अवकाश मिलता है, वहीं निजी क्षेत्र में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों में बैंकों ने करीब 19,000 करोड़ रुपए ऐसे ही जुर्माने से वसूले हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और कमज़ोर वर्ग पर पड़ा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान अगर न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाता तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। एक पेंशन भोगी अगर दवाइयों के लिए पैसा निकालता है तो उस पर भी जुर्माना लगता है। एक दिहाड़ी मजदूर के खाते से अगर कुछ 100 रुपये कम पड़ जाए तो उसे भी सज़ा मिलती है। यानी एक तरफ राघव चड्ढा संसद में आम लोगों की आवाज़ बनते हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी उनके ही पद पर कटौती कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आंतरिक बदलाव है या फिर आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही राजनीति का कोई बड़ा संकेत है। आने वाले समय में पार्टी के भीतर और बाहर देखने वाले बदलाव जो होंगे वो हमें मिलेंगे देखने को। फिलहाल नजरें इसी पर टिकी होंगी कि पार्टी आगे राघव चड्ढा को लेकर क्या फैसला लेती है, राघव चड्ढा की राजनीति में क्या मोड़ आता है। और इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। आज कोलकाता के भवानीपुर में उस समय माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो निकला। भवानीपुर की सड़कों पर जब अमित शाह का काफिला आगे बढ़ रहा था तो ये सिर्फ एक रोड शो नहीं था, बल्कि 2 बड़ी पार्टियों के बीच सीधा शक्ति प्रदर्शन था। इसी दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, नारेबाजी हुई, माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ गया, तनावपूर्ण हो गया और कुछ जगहों पर झड़प भी देखने को मिली। हालात बिगड़ गए, संवेदनशील हो गए। इसलिए हो गए क्योंकि अमित शाह का काफिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास से गुजर रहा था। जैसे ही काफिला उस इलाके में पहुंचा, दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण हालात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग बिना डर के मतदान करें। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और राज्य में बदलाव की अपील की। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा किया है कि इस बार ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। दरअसल भवानीपुर सीट इस पूरे चुनाव का केंद्र बन चुकी है। यह सीट ममता बनर्जी की मजबूत गढ़ मानी जा रही है और यही वजह है कि इस बार यहां मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे ये लड़ाई अब सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि साख की बन गई है, वर्चस्व की जंग बन गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और क्या भवानीपुर की ये लड़ाई पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगी। फिलहाल नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। चुनावी मैदान में ये सियासी मुकाबला आगे क्या मोड़ लेता है, ये 4 मई को पता चलेगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।